हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट अभ्यर्थियों के लिए ज्यामिति चैप्टर के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ज्यामिति के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, ज्यामिति होती क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ज्यामिति गणित की शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से हद रेखाखंडों से बनी आकृतियों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल कितना है, यहाँ पर ये एंगल कितना है, ये कितना है, ये कितना है, इसके बारे में हम क्या करते हैं ज्योमेट्री में, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बिंदु के बारे में बता दूं। बिंदु की ना तो कोई लंबाई होती है ना ही कोई चौड़ाई होती है। जैसे आपको यहाँ ये सर्कल नज़र आ रहा होगा, बीच में जो ओ है ये क्या है, इसका मूल बिंदु है, ठीक है। और बाकी के ए बी एक्स ये क्या है, अन्य बिंदु हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, बिंदु जो होते हैं उनकी ना तो कोई चौड़ाई होती है और ना ही कोई लंबाई होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे अपन रेखा के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो रेखा क्या होती है कि एक सीधा पथ जो दोनों दिशाओं में अनंत तक जा सके, हम उसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। जैसे ये है रेखा है, मैं इसको क्या कर दूं, इधर इस साइड में अनंत तक का अग्रसर कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, रेखा बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब रेखाखंड क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई दो बिंदु हैं, ठीक है, हम दोनों बिंदुओं को मैं इसमें जोड़ दूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेखाखंड बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेखाखंड पी। जैसे यहाँ पर इन्होंने दर्शाया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है आपकी ए बी रेखा हो गई। और यहाँ पे बीच में पी और क्यू एक बिंदु दे दिए हैं। तो हम यहाँ से लेके और यहाँ तक हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेखाखंड पी क्यू, ठीक है दोस्तों। ये होता है आपका रेखाखंड लाइन सेगमेंट। अब बात करेंगे किरण के बारे में। तो दोस्तों, आपने देखा होगा आपके घर में लाइट्स वगैरह हैं, है ना। तो लाइट्स जैसे ट्यूबलाइट है, उसमें से जो क्या कहते हैं प्रकाश निकलता है वो एक दिशा में अग्रसर होता है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, ठीक है। किरण जैसे धनुष बाण से निकला हुआ तीर, वो भी एक किरण का कार्य करता है। सही बात है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कोई दो बिंदु हैं एक्स और वाई, ठीक है, और मैंने वाई को अनंत दिशा में अग्रसर कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, ठीक है। अब आप ऐसे सोच सकते हैं, देखो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है और बल्ब में से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश इस तरह से जा रहा है, ठीक है, एक निश्चित दिशा में तो जा रहा है, बैक साइड में नहीं जाता प्रकाश कभी भी। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, सबको हम किरण बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे समांतर रेखाओं की, पैरेलल लाइंस की। दोस्तों, समांतर रेखाएं वो रेखाएं जो होती हैं जो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। देखिए मैं एक रेखा ये ले लूँ, एक रेखा ये ले लूँ, क्या ये एक दूसरे को कभी काटेंगे आगे बढ़ाने पर। देखो एक बात और बता दूँ, समांतर रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, देखो यहाँ बिंदु ले लूँ, मैं यहाँ ले लूँ, यहाँ इनके बीच की दूरी, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल की बात कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ, यहाँ के इसके बीच की दूरी, मतलब उनकी बीच की दूरी जो होती है सदैव समान रहती है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, इनको अनंत दिशा में बढ़ाने पर वो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। आप इसका संधि विच्छेद कीजिए, समांतर का समान धन अंतर, ठीक है, यानी उन दोनों रेखाओं के बीच में अंतर जो होता है, जो डिफरेंस होता है, वो कैसा होता है, समान होता है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे जो ट्रेन होती है, ट्रेन की जो पटरी होती हैं वो भी कैसी होती हैं, एक दूसरे के समांतर रखी जाती हैं, ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे चलेंगे अपन, आगे क्या कह रहा है, देखो समपाती रेखा है। समपाती रेखा क्या होती है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसी एक रेखा को ओवरलैप करते हुए मैं दूसरी रेखा खींच दूँ इसी के ऊपर, है ना, किसी एक रेखा को ओवरलैप करते हुए मैं इसी के ऊपर एक रेखा और खींच दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के समपाती रेखाएं हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है, जिसमें एक रेखा होती है वो दूसरी वाली रेखा को पूर्ण रूप से क्या कर लेती है, अपने आप में समाहित कर लेती है या उसको पूर्ण रूप से ढक लेती है। क्लियर। इसको हम बोलते हैं समपाती रेखाएं। अब दोस्तों बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। अब आप देखिए, यदि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, आप देखिए यहाँ पर एक रेखा एस आर है और एक रेखा पी क्यू है, जो आपको ओ बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको यही थोड़ा सा और कुछ बताने वाला हूँ, हालांकि बाद में आ जाएगा मैं, लेकिन बाद में आ जाएगा तो एक बार से फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा दोस्तों।
देखो अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, हम इस वाले को डिनोट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे एंगल एस ओ पी। देखो एस ओ पी, क्लियर। और इसको बोलेंगे एंगल क्यू ओ आर, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, क्यों, हम इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष हब मुख कोण, ठीक है। मुख के शीर्ष मुख के सामने वाला जो कोण होता है हम बोलते हैं इसको। तो इसमें ये वाला एंगल हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी तरीके से ये वाला इसके शीर्षाभिमुख है तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे देखिए संगामी रेखाएं। तो संगामी रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो किसी एक बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। दो या दो से अधिक रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं कहते हैं। आपको यहाँ चित्र में नजर आ रहा होगा एफ बी एच डी ई ए जी सी, ये सारी रेखाएं एक बिंदु ओ पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, संगामी रेखाएं बोलते हैं। अब बात करेंगे लंबवत रेखाएं। दोस्तों आपने अभी थोड़ी देर पहले पैरेलल रेखाएं यानी समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो लिखा हुआ ना पैरेलल लाइंस, ये गलत लिखा हुआ है, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, इसको मिटा देना, ठीक है। तो लंबवत रेखाएं क्या होती हैं दोस्तों, एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती हैं। देखिए एक रेखा आपको ओ बी नज़र आ रही है, एक रेखा ओ ए नज़र आ रही है, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है दोस्तों, 90 डिग्री का है, क्लियर। तो ये रेखा क्या होती हैं, एक दूसरे के ये क्या होती है, 90 डिग्री के कोण पर होती हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा एक पेज नीचे सेट कर दिया था, उसको नीचे से देख लेते हैं। ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो आप देखिए तिर्यक रेखाएं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ तिर्यक रेखा क्या होती हैं। तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटती हैं, क्लियर। दो या दो से अधिक समांतर रेखाओं को काटने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे आपको यहाँ पी क्यू और आर एस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो एन एस जो है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो इस वाले फॉर्मेट में, इस वाले चित्र में आपको मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, आप अच्छे से देखना, तसल्ली से देखना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो एकांतर, पहले यहाँ पर बात हुई है एकांतर कोण, तो आप एकांतर का संधि विच्छेद किए, एक धन अंतर, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 4 है और यहाँ पर जो 5 है ये एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 3 है और यहाँ पर जो 6 है वो एक दूसरे के एकांतर कोण कहलाते हैं और एकांतर कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम संगत कोण के बारे में। संगत कोण का मतलब एज इट इज है ना। आप देखिए यहाँ पर एक है, एक की तरह यहाँ पर आपको 6 भी नजर आ रहा होगा, तो एक 6 का क्या आ जाएगा, संगत कोण हो जाएगा। 2 की तरह 5 नजर आ रहा होगा तो 2 और 5 क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। और 3 8 नजर आ रहा होगा और 4 7 नजर आ रहा होगा, है ना दोस्तों। तो ये आपस में एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं और तिर्यक रेखाओं में संगत कोण एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे एक ही ओर बने हुए अंतःकोणों का योग। दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जैसे एक रेखा, इस वाली रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से तिर्यक रेखा निकल गई है तो इसका योग और इस वाले एंगल का योग हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। बस इसी में ये समझाने वाली बात कही गई है कि एक ही रेखा पर बने हुए सभी अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है लेकिन मैं एग्जाम्पल के बारे में चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कुछ टर्मोलॉजी हैं वो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है, आगे बताने वाला हूँ, उसके बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। आप दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में कोण 1 बराबर 135 डिग्री दे रखा है, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ से देखो चित्र नज़र आ रहा होगा, अगर थोड़ा सा किसी को क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो तो प्लीज़ थोड़ा सा क्वालिटी को अच्छे कर लेना, बिकॉज थोड़ा पीडीएफ में भी क्वालिटी थोड़ा सा सही नहीं है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो एंगल 1 है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 135 दे रखी है, ठीक है। और एंगल 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है। तो आपको पूछा गया है एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू कितनी होगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एंगल 1 का शीर्षाभिमुख कोण है एंगल 3,
ठीक है। तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 डिग्री हो जाएगी। इसी प्रकार से एंगल 4 का शीर्षाभिमुख है एंगल 2, तो जब 4 की वैल्यू 45 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू भी 45 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं 2 की वैल्यू 45 और 1 की वैल्यू 135, इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे वक्र के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वक्र के बारे में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप ऑप्शन देकर आराम से पता कर सकते हैं कि कागज से बिना पेंसिल उठाए बनाई गई कोई भी आकृति को हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। ये सीधी टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो होती है उनको हम क्या कहते हैं, वक्र कहते हैं। आपने एक सर्कल के बारे में देखा होगा, पढ़ा होगा, तो देखो जब मैं इसकी बात करूँ यूँ करके, अगर मैं स्पेशल इसकी बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा, है ना। और ये भी आपस में क्या कहलाएगा, वक्र कहलाएगा। ये होता है वक्र। क्लियर। तो देखिए सरल वक्र क्या होता है, इसमें सरल वक्र होता है जो अपने पथ को कभी भी काटता नहीं है और टच भी नहीं करता, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, सरल वक्र कहते हैं। जैसे देखो ये क्या है, ये सरल वक्र है, ये सरल वक्र है। ये एक दूसरे को ना तो टच कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आती है असरल वक्र। ये क्या होता है, इसमें एक दूसरे को काट देता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं अपने पथ में क्या कर देता है, काट देता है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम असरल वक्र कहते हैं। अब बात करेंगे खुला और बंद वक्र, आप आसानी से नाम से समझ सकते हैं। देखो ये क्या है, एक बंद वक्र है, ठीक है, और ये क्या है, ये खुला वक्र है। इस तरीके से देखो, ये खुला वक्र हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये भी बंद हो गया, और ये खुला हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इसमें। उदाहरण नंबर 3 कि निम्नलिखित आकृति में से कौन सा खुला वक्र है। तो आप देखिए, आप ये खुला वक्र नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये आपको नजर आ रहा होगा ये खुला वक्र है, क्योंकि ये एक दूसरे को ना तो काट रहा है और ना ही टच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपके यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएंगे, वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जो होगी वो होगी कोणों से। तो आप देखिए कोण क्या होते हैं, कि दो सरल रेखाओं के एक बिंदु पर मिल जाने से कोण बनता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर वो मूल बिंदु है, बी साइड में गया और ए साइड में गया, इनके बीच में जितना भी जो एंगल बन रहा है, जितना भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको ही कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे हम न्यून कोण के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, न्यून कोण वो कोण कहलाते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण न्यून कोण कहलाते हैं। 88, 87, 89 तक, ठीक है, 89 मतलब 90 नहीं होना चाहिए, और 1, 2, 3, 4 कितना भी ये आपका क्या कहलाएगा, न्यून कोण कहलाएगा। यानी 0 डिग्री से बड़े वाले और 90 डिग्री से कम वाले जितने भी एंगल्स होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों समकोण के बारे में। 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल है आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, किसके बीच में, ओ बी और ओ ए के बीच में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समकोण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, थोड़ा सा पेज सेट वेट नहीं हो पाए थे ढंग से। ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अभी तक हमने न्यून कोण के बारे में पढ़ लिया था, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम के होते हैं, और जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो समकोण होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम अधिक कोण के बारे में। दोस्तों अधिक कोण क्या होता है, बे कोण जो 90 डिग्री से अधिक के होते हैं और 180 डिग्री से कम के होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, अधिक कोण कहलाते हैं। अधिक कोण देखो आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आप जैसे देखो ये रेखा है, ठीक है, अगर ये है तो ये वाला न्यून कोण होगा। क्लियर, अगर ये है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये वाला जो एंगल है वो अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक का होता है और 180 डिग्री से कम का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण कहते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सरल कोण के बारे में। सरल कोण को हम क्या बोलते हैं, रिज कोण भी कहते हैं। दोस्तों नोट कर लेना, सरल कोण को हम रिज कोण भी कहते हैं। ये 180 डिग्री का होता है। आप देखिए यहाँ पर जो आपको रेखा दिखाई दे रही होगी, वो आपको ये शो कर दिया है, ये पूरा क्या कहलाता है, सरल कोण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे वृत्त कोण के बारे में। दोस्तों वृत्त कोण क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक का होता है और 360 डिग्री से कम का होता है। जैसे ये क्या हो गया आपका, वृत्त कोण हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है देखो 180 तो जहाँ तक होगा तो 180 तो यही हो गया। अब इसके बाद में इतना और प्लस हो रहा है, और 360 क्या होता है, 360 ये पूरा 360 होता है। ठीक है, और चूंकि ये 360 से कम है और
180 डिग्री से अधिक है तो ये हमारा क्या कहलाता है, कहला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, ब्रेथ कोण कहलाएगा। ठीक है दोस्तों। पूर्ण कोण, तो पूर्ण कोण के बारे में आपको बता ही दिया। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, पूर्ण कोण कहलाता है। पूर्ण कोण की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 360 डिग्री होती है। क्लियर। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा नोट कर लेना। मैं चतुर्थांश के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट चतुर्थांश कहलाता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल होगा 90, ये चारों क्वाड्रेंट जो होते हैं दोस्तों 90-90 डिग्री के होते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि 35 डिग्री का जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 110 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि 190 डिग्री वाला एंगल कहाँ आएगा, तो 190 डिग्री वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और यदि आपको पूछ लिया जाता है 300 डिग्री वाला एंगल कहाँ आएगा, तो 300 डिग्री वाला एंगल कहाँ पे आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखो 0 से 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, 90 से 180 तक सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट, एक सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं इसको मिटा रहा हूँ दोस्तों, 270 से लेके 360 तक वो आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है दोस्तों। अब आपको देखो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1260 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 360 का इसमें भाग देंगे। जितना हमारा शेषफल आ रहा होता है ना, हम उस शेषफल को देखेंगे। यदि वो शेषफल 0 और 90 के बीच में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा, 90 और 180 के बीच में है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और 180 270 के बीच में है तो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और 270 और 360 के बीच में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे पूरक कोण के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है पूरक कोण, संपूरक कोण आपके लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन उठने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लेना। पूरक कोण क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। दोस्तों इसमें क्या होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री है, जैसे 40 ले लूँ मैं और 50 ले लूँ, दोनों का योग 90 डिग्री आ रहा है, नहीं 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है ना। तो ये कोण एक दूसरे के लिए पूरक कोण कहलाएंगे। यदि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, इसका मतलब ये है कि मैं 90 में से 40 घटा दूं यानी 50, तो 50 जो हो है अब 40 का क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। अगर आपको पूछ लिया जाता है 50 का पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 50 घटा दो 40 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है दोनों कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री का होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण कहते हैं, उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। अब दोस्तों बात करने वाले हम समपूरक कोण के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से पूरक कोण में दोनों कोणों का योग 90 डिग्री था, उसी तरीके से दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मैं आपको पूछ लूँ 120 डिग्री का संपूरक कोण है, तो मैं क्या करूंगा 180 में से 120 को घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा 60 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं आसन्न कोण के बारे में। अब देखिए आसन्न कोण क्या होता है दोस्तों, आपको यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, P R और Q इसमें से बीच में आया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक शीर्ष होता है आसन्न कोणों में, दो कोण आसन्न कोण। मैं आपको फिर से बता देता हूं, देखो यहाँ परिभाषा जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बता देता हूं। दो कोण आसन्न कोण होंगे तो वो दो कोण कौन कौन से, एक ये वाला कोण एक ये वाला कोण आसन्न कोण होंगे यदि उनका एक शीर्ष बिंदु हो O, ये शीर्ष बिंदु हो और उनकी एक वेनिष्ठ भुजा हो, ये उनकी एक वेनिष्ठ भुजा हो। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। आप फिर से समझिए, देखो जैसे ये आपको एंगल दे रखा होगा, बीच में एक यहाँ पर एक रेखा और खींच दी, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो शीर्ष है वो वेनिष्ठ है
ठीक है। और एक जो रेखा है वो ओवेनिस्ट है। ओवेनिस्ट का मतलब दोनों में है, दोनों जब हम एंगल निकालते हैं तो दोनों में क्या हो रही, शामिल हो रही है, दोनों में अपनी भूमिका अदा कर रही है, दोनों में अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आसन कोण कौन कौन से हो जाएंगे, ये और ये क्या हो जाएंगे, आसन कोण हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं रेखीय युग्म के बारे में। रेखीय युग्म के बारे में देखो, रेखीय युग्म, रेखीय यानी रेखा, ठीक है, मतलब आसन कोण और ये क्या कहते हैं, ये आसन कोण और रेखीय युग्म एक जैसे हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो एंगल है 180 डिग्री का एंगल था, लेकिन वहाँ पे कोई निर्धारित नहीं था। बीच में से को मैं एक रेखा खींच देता हूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल रेखीय युग्म कहलाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनका जो योग होता है वो, इनका योग होता है 180 डिग्री, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के मैं बारे में आपको पहले से अवगत करा चुका हूँ। देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यून कोण होगा। दोस्त मैं आपको बताया था न्यून कोण वो कोण होते हैं जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं होगा, यानी 90 डिग्री से अधिक का होगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 95, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम उदाहरण नंबर 5 कि दो पूरक कोण में अंतर 10 डिग्री का है, तो दोनों कोण के मान ज्ञात करिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप इसको सीधा सीधा ऑप्शन वाइज करें। ठीक है, दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, आपको 10 दे रखा है, तो देखो 40-50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन जैसे हमें नहीं पता हो तो हम कैसे करते हैं, दो पूरक कोणों का अंतर 10 डिग्री है, तो मैंने मान लिया एक कोण x है और दूसरा क्या हो जाएगा बताइए आप, क्योंकि दोनों पूरक कोणों का अंतर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो एक हो जाएगा x + 10 हो जाएगा। मैं जब दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो देखो x 2x हो गया, 2x + 10, 10 = 90। जब 10 इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, 90 में से 10 गया तो 80 बचेगा, तो 80 2x से इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40 इसकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो अब मैंने x माना था और एक x + 10 माना था, तो x की वैल्यू तो 40 आ गई और x + 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 जोड़ तो 50 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ढाई समकोण और एक पूर्ण कोण में डिग्रियों की संख्या क्या होगी। देखो ढाई समकोण की बात कर रहा है, यानी 2.5 × 90 और एक पूर्ण कोण यानी 360 डिग्री। तो देखो 9 दूनी 18, 18 और 4 20, 18 और 4 22 और 225, तो 225 तो आपका ये हो गया ढाई समकोण, और प्लस 360 दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो दोस्तों देखिए 5 और 8 और 5, 585 डिग्री इसका मानक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कितना आ जाएगा, 585 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्न चित्र में एंगल ए का मान क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, एक ही रेखा पर बने हुए सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और देखिए यहाँ पर ये 45 दे रखा है। ठीक है, तो यानी इस वाला एंगल, इस वाला एंगल, चलो मैं इसको अलग तरीके से बता रहा हूँ। देखो एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो यानी ए, यहाँ पर आपको a + 15 ये वाला एंगल, a + 15 ये वाला एंगल + 45 और a + 30 कितना हो गया ये बताइए आप, ये होता है होगा 180 के इक्वल। तो a कितना हो गया, 2a हो गया, 15 45 60, 60 और 30 90 हो गए, + 90 = 180। ठीक है दोस्तों, अब मैं 90 को दूसरी साइड में लेके जाऊंगा तो 180 में से घट जाएगा तो क्या बचेगा, 90 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a बचेगा। इस तरीके से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, a की वैल्यू आ जाएगी 45, क्योंकि मैं 2 का क्या कर दूंगा, 2 को डिवाइड कर दूंगा 90 में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, तो हमें a की वैल्यू ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कोण का अर्धक के बारे में। दोस्तों देखो OQ इन दोनों को अर्धक काटता है, मतलब समान दो भागों को काटेगा। यदि POQ एंगल POQ और एंगल ROQ दोनों की वैल्यू कैसी हो, इक्वल हो। क्लियर, और एंगल POR का मैं आधा कर दूं, यानी ये तीनों होने चाहिए।
देखो इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी होनी चाहिए, और इस पूरे में मैं 2 का भाग कर दूं तो इस तीनों की वैल्यू समान आनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा आपका कोण का अर्धक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें। अब बात करेंगे हम त्रिभुज के बारे में। उससे पहले एक आपको उदाहरण दे रखा है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, प्लीज़ अगर क्वालिटी आपको सही नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा क्वालिटी को मैनेज कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पीडीएफ में कभी कभार दिक्कत आ जाती है बनाने में। देखिए क्या कह रहा है, एक सरल कोण के लंब अर्धक से कौन सा कोण बनेगा। देखो एक सरल कोण से लंब अर्धक से, इसमें 2 बात आ गई, लंब यानी 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अर्धक होना चाहिए। तो देखिए आप ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, तो समकोण बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समकोण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे त्रिभुज के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको त्रिभुज के बारे में बता दूं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी ले लूँ मैं, ठीक है, तो भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए, इनकी 3 भुजाएं हो जाएंगी, और यहाँ पर 3 एंगल होंगे जिसको हम डिनोट करेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी से। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं, त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों, नोट कर लेना प्लीज़, क्योंकि इस किताब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होता है। क्लियर, नोट कर लिया। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है। यदि मैं ए बी और बी सी को जोड़ दूं तो उसका जो वैल्यू आएगी वो ए सी से हमेशा कम आएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री हो गया, ये हमने करा ही दिया है। अब आगे देखिए, हाँ अब दोस्तों बात करेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजाएं, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, तो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, चूंकि त्रिभुज की समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई इक्वल होती है, तो तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं, और तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो 3 का डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हो गया ना। तो त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज के बारे में। अब दोस्तों बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। देखो समद्विबाहु यानी इसमें कोई दो भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो दोस्तों आप देखिए, देखो इस वाली भुजा के सामने ये वाला एंगल, इस वाली भुजा का ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हमेशा समान होगी। क्लियर है। अब बात करेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो विषमबाहु त्रिभुज में विषमबाहु यानी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती हैं। ठीक है, और तीनों एंगल्स भी अलग अलग होंगे फिर तो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये तो आपका हो गया भुजाओं की लंबाइयों के आधार पर। अब हम चर्चा करेंगे कोणों के आधार पर। दोस्तों कोणों के आधार पर पहला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री से कम का होता है। हम कोई सा भी आंतरिक कोण, चाहे ए ले लें, चाहे ए ले लें, चाहे बी ले लें, चाहे सी ले लें, प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू यदि 90 डिग्री से कम की है तो हम उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और एक है हदिकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, हदिकोण त्रिभुज कहते हैं। नाम से ही पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज के कुछ गुण हैं, हम उनको देख लेते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, पहला कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण दो सम्मुख अंतकोणों के योग के बराबर होता है। दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर ए बी को जैसे मैं आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल
इस एंगल और इस एंगल के योग के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था एक ही रेखा बने हुए कोण का योग 180 होता है। तो देखो जो एंगल ये कटेगा वो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला बिंदु आपका क्लियर हो गया। दूसरा देख लेते हैं, त्रिभुज का बहिष्कोण किसी भी सम्मुख अंतकोण से बड़ा होता है। ये बात एकदम सच्चाई है दोस्तों। देखो हम बहिष्कोण की बात कर रहे थे इस वाले की, तो इस पर जो एंगल आएगा वो इस वाले एंगल से हमेशा ज़्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर इसमें तीसरा क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब आधार को अर्जित करता है तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, एक सेकंड दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे दो के बारे में। अब तीसरा देख लेते हैं, यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से डाला गया लंब आधार को अर्जित करता है तब त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है। बिल्कुल क्लियर बात है, अभी मैंने आपको बताया ही था। चौथा देख लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोणों वाले शीर्षों से सम्मुख भुजाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। मैंने आपको बताया था ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के इक्वल है, और तो ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे, और जब लंब डालेंगे तो उनकी लंबाई कैसी होगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं, ये भी क्लियर है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, तो माध्यिकाएं भी कैसी होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें एग्जाम्पल नंबर 9 की। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 70 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण की माप क्या होगी। दोस्तों मैंने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तब हम इनको क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 70 और 45 को ऐड करने पर देखिए आप, 70 और 45 को हम ऐड कर देंगे तो 5 7 4 11 हो जाएगा, 115 हो जाएगा। इसको मैं क्या करूँगा, 180 में से घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो तीसरा जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ देखिए, एक की 65 है, एक की 45 है, एक की 70 है, यानी त्रिभुज कौन सा है, न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, और चूंकि तीनों एंगल से अलग अलग हैं तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय ओनली समकोण त्रिभुज पर कार्य करती है। कौन से कोण पर, समकोण त्रिभुज पर, जो 90 डिग्री का होता है ना त्रिभुज, उस पर। तो इस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि यदि एंगल 90 डिग्री का है, यदि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर हो। ठीक है, देखो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर बराबर होगा इस वाले के स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें क्या पूछ रहा है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 तथा 3 है तो त्रिभुज का कर्ण क्या होगा। दोस्तों देखिए आप, ये ट्राइंगल है, भुजाएं एक ये दे दी है, एक 3 दे दी है, तो हमें पूछ रहा है ये कर्ण क्या होगा। तो हमें पता है ये क्या है, समकोण त्रिभुज बोल ही रहा है, यानी 90 डिग्री का हो गया। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया, और 9 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 16 9 कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, और 25 का जब मैं रूट निकालूंगा, 25 का मैं जब रूट निकालूंगा तो 25 का रूट दोस्तों कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमारी थ्योरी कंप्लीट हुई और अब हम कल से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।